नमस्कार। आज हम लोग जेएनवी पाठशाला के द्वारा सीएचएस का जो पेपर कल हुआ है उसका आंसर की साइंस का जो है जल्दी से जल्दी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि साइंस का आंसर की पर बात हम लोग करेंगे आज। सीएचएस का जो पेपर कल हुआ क्लास 9th का, तो आइए जल्दी से हम लोग जो है आंसर पर बात करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन से जो है साइंस की स्टार्टिंग होती है और कुल मिला के लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं साइंस के, और उसमें दोनों मीडियम में पेपर आपको मिलता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दोनों मोड में पेपर आपके सामने दिख रहा है। देर न करते हुए हम लोग आंसर की पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो पेट्रोलियम का अवयव नहीं है तो आपको ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल, कोक। तो आपको बताया गया है कि पेट्रोलियम का ही अवयव होता है कौन? पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम। पेट्रोल भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। लुब्रिकेंट ऑयल ये भी किसका है? पेट्रोलियम का ही है। कोक जो है वो कोयले से प्राप्त किया जाता है, कोक कोयले का प्रोडक्ट है, अर्थात इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन सही होगा कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस और, तो आपसे ये पूछा गया है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो इसमें आपको ऐसे सोर्स पर काम करना है, प्राकृतिक सोर्स जो समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएगा तो कौन समाप्त होगा? जो सीमित मात्रा में है, इस नेचर में जो सीमित मात्रा में है, आने वाले समय में क्या हो जाएगा? समाप्त। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लिमिटेड इन क्वांटिटी, लिमिटेड इन क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला लिखा गया इट इनहेंसेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल, करा कि यह जल धारण की क्षमता बढ़ा देता है मृदा में। इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, करा कि यह प्लांट को सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस देता है, मतलब हर प्रकार का न्यूट्रिएंट्स दे देता है। कौन सा? ऑर्गेनिक मैन्योर। अगला ऑप्शन है यह मृदा की ह्यूमस को प्रदान करता है, मतलब ह्यूमिडिटी प्रदान करता है, नमी प्रदान करता है। और लास्ट है इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि देखिए ये क्या क्या करता है। तो जब आप ऑर्गेनिक मैन्योर को खेतों में डालते हैं, जैविक खादों को, तो सबसे पहले तो वह कैपेसिटी टू होल्डिंग वाटर, जल धारण की क्षमता को बढ़ा देता है। मिट्टी में पानी ज्यादा सोखने लगेगा। जिस मिट्टी में जैविक खाद फेंक देंगे उस मिट्टी में पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्टार्ट हो जाएगा, क्या? सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी उसकी, मतलब जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। इसमें सभी पादप पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। ये बात हमको गलत लग रहा है, क्योंकि सभी प्रकार के ये बैलेंस न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं कर पाता है सबको। हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं है, मतलब बैलेंस न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करा पाता है कौन? ऑर्गेनिक मैन्योर, जैविक खाद। तो हमारे हिसाब से यही सही होना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्या है। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है। जाहिर सी बात है जब आप जैविक खादों को आप उसमें डालेंगे खेतों में, तो जल धारण की क्षमता बढ़ने की वजह से यह ह्यूमिडिटी भी प्रदान हो जाएगी, ज्यादा देर तक ह्यूमिडिटी रहेगी, इसमें ह्यूमस रहेगा, नमी रहेगी। इससे मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। हाँ, अच्छी बात है जब आप मैन्योर का यूज करते हैं, जैविक मैन्योरों का, तो उस मिट्टी की जो बनावट है वो बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो इसका हमारे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन। देखिए आप लोग, कह रहा है कि द डिजीज कार्ड बाई अ प्रोटोजोवा एंड स्प्रेड बाई एन इंसेक्ट इज, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो प्रोटोजोवा के द्वारा ये जो है उत्पन्न होता है, लेकिन फैलाता कौन है? एक इंसेक्ट फैलाता है, कीट फैलाता है। तो जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि इसमें प्रोटोजोवा के द्वारा फैलने वाला जो रोग है वो कौन सा है? मलेरिया है। मलेरिया डिजीज जो होता है प्रोटोजोवा के द्वारा फैलता है। कौन सा प्रोटोजोवा? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा। इसको लेके कौन चलता है? तो मदा एनाफिलीज, मच्छर, ये लेके चलती है। मच्छर एक प्रकार का कीट है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा? बोलिए, इसका ऑप्शन सही होगा कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, मलेरिया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन आर, करा लाइकेन में दो सहजीवों को आपको बताना है, दो सहजीवी बताना है। मतलब कहने क्या है, ये है कि लाइकेन एक प्रकार की शैवाल है और उसमें कौन सा एक जीव उसके साथ देता है ताकि वो भी जीवित रह सके और वो भी जीवित रह सके। दोनों एक साथ जब रहते हैं, दोनों की एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ऐसे जीवों को सिम्बायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक, सहजीवी कहते हैं। क्लास 7 में भी पढ़ना है, क्लास 8 में भी आपको पढ़ना है इसको है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो इसका नंबर हो जाएगा क्या? देखिए, प्रोटोजोवा तो होता नहीं है, प्रोटोजोवा होगा नहीं इसमें, शैवाल और जीवाणु, जीवाणु नहीं होता, फंगी होता है इसमें। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 4th नंबर, एल्गी एंड फंगस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। करा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इन्फ्लेमेबल सबस्टेंस, करा कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन कौन सा है? ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो ये है आपका, करा इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ता है। तो आप दिमाग लगाइए ना थोड़ा सा, कि जिसका जो है ज्वलन ताप डाउन होगा उसमें आग तो जल्दी से पकड़ लेगा, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया आग नहीं पकड़ता है, तो ये बात क्या है? गलत है। इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ता है। जिसका ज्वलन ताप अधिक होगा, अर्थात जिसका इग्निशन टेम्परेचर अधिक होगा, तो आग जल्दी नहीं पकड़ेगा, बल्कि उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। फिर इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेता है। तो ये सही हमारे हिसाब से लग रहा है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन होगा, और जब इग्निशन टेम्परेचर डाउन होगा तो आग भी जल्द, फायर भी क्या पकड़ लेगा? जल्दी से पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? बोलिए, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी, ये क्वेश्चन जो है आपको कंबशन एंड फ्लेम में ही मिल जाएगा। उसमें आपको कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताया गया है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 किग्रा किसी पदार्थ को जलाने में जितना उसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, उसे क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। तो अच्छा ईंधन वही माना जाता है, स्वच्छ ईंधन वही माना जाता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अधिक होती है। तो आपको बता दें कि इसमें से निम्नलिखित में से जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं चीजें, चाहे लकड़ी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे हाइड्रोजन गैस हो, इन सभी में सबसे अधिक जो है कैलोरीफिक वैल्यू किसकी अधिक होगी? हाइड्रोजन गैस की। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन। क्या सही होगा? हाइड्रोजन गैस। ये सब। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन क्लास 7th में भी है, 8th में भी आपको पढ़ना है। लिखा है कि मैग्नीशियम की रिबन को जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम के जब फीते को जलाया जाता है, मैग्नीशियम का जब फीता जलाया जाता है तो उससे क्या निकलता है? क्या कौन सा प्रोडक्ट बनता है? क्या क्या होता है उसमें, ये पूछा गया है। तो आपको बता दें कि मैग्नीशियम को जब जलाया जाएगा तो जल के राख हो जाएगी। जब राख हो जाएगा तो उस राख किसके द्वारा बना है? तो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड के द्वारा। किससे बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो सबसे सब में दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जल तो निकलेगा नहीं। इसमें भी जल है, इसमें भी जल है, दोनों नहीं होगा। केवल उष्मा नहीं, उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलता है, बहुत व्हाइट कलर का जलता है ना। तो इसका आंसर होगा क्या? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलिए अगला क्वेश्चन।
ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट का है, उससे क्वेश्चन उठाया गया है। करा कि द प्लेस मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज, करा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए उसके नेचुरल हैबिटेट में, प्राकृतिक आवास में किसी जीव जंतु पेड़ पौधों को रखना, यह इसमें से कौन सा स्थान है जो इस तरीके से रखा जाता है? करा कि प्राणी उद्यान। तो प्राणी उद्यान में नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है, बल्कि एक मैन मेड व्यवस्था होती है, कृत्रिम व्यवस्था की जाती है। पादप उद्यान में केवल पौधे होते हैं, और इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से ये सही होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको हम लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और दूसरा हो जाएगा नेशनल पार्क। तो तीसरा और चौथा सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए क्लास 7 का चैप्टर है, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यह और रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। यह असेक्सुअल का एग्जांपल है कौन सा? बर्डिंग। कौन सा? बर्डिंग। तो बर्डिंग का देख लिए आंसर क्या होगा? क्रमुकुलन द्वारा जनन होता है, बर्डिंग के द्वारा जनन होता है किसमें? तो इसमें होता है किसमें? हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा में। आप देखेंगे हाइड्रा इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है इसमें, और इस तरीके से धीरे धीरे उसमें अब ये बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। और यही बर्ड धीरे धीरे क्या होता है? यही बर्ड धीरे धीरे क्या होने लगता है? बड़ा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? बड़ा। अब यहाँ से टूट जाएगा, इसको कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं? बर्ड। ये बन जब टूटेगा तो इससे तो एक नया हाइड्रा जनरेट हो जाएगा, एक नया हाइड्रा जनरेट हो जाएगा। तो अब देखिए, बिना किसी मेल फीमेल की एक नए जीव की उत्पत्ति हो गया, इसलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बर्ड के माध्यम से निकला है, इसलिए कहेंगे इसको बर्डिंग। क्या कहेंगे? बर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला, हाइड्रा। ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा कि इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिफोर हेन इज द ऑड मैन ऑन आउट, सिलेक्ट द रीजन फॉर दिस। कहा कि इन निम्नलिखित में से, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया आपको, ह्यूमन बीइंग, काऊ, डॉग एंड हेन। इसमें से हेन सबसे अलग है, मुर्गी सबसे अलग है। तो मुर्गी सबसे अलग क्यों है? तो देखते हैं ऑप्शन। ईट अंडरगोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपको बता दें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन वह फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मादा के शरीर में फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह मादा के शरीर में होता है, फीमेल के शरीर में, बॉडी में होगा। तो आपको बता दें कि ह्यूमन बीइंग हो, चाहे काऊ हो, चाहे डॉग हो, चाहे हेन हो, इन तीनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ये इसके द्वारा अलग नहीं है। हेन, हेन किसके अलग है? तो हेन है, इट इज ओवी पैरस। करा कि यह अंड प्रजक है, यह अंडा देने वाला जानवर है। कौन? मुर्गी। कौन? मुर्गी। इसके साथ साथ आपको ऑप्शन दिया, इट इज वीवी पैरोस, इसको सजीवी प्रवर्जक कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये तो अंडे देते हैं, लेकिन उस अंडे का विकास उसके पेट में ही हो जाता है। ऐसे जीवों को हम लोग वीवी पैरस कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो अंडा निकाल करके बाहर कुछ दिन के लिए सेते हैं, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? वो भी पैरस कहते हैं। इसके लिए मुर्गियों को समय देना पड़ता है कुछ दिन, फिर जाकर के वह बच्चा क्या होता है? जन्म लेता है। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बोलिए, कौन सा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू। कहा कि एड्स की बीमारी जो है वह किस माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है? आइए जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा गया है शेयरिंग अ फूड, भोजन का शेयर करने से, एक साथ भोजन करने से। एक मरीज एड्स का है और उसके थाली में अगर आप खा रहे हैं तो एड्स नहीं फैलेगा उससे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। करा कि ऑप्शन नंबर ए, बी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। करा कि रुधिर आदान से इन्फेक्शन हो सकता है किसका? एड्स का। अर्थात एक मरीज का जिसको एड्स हुआ है और उस ब्लड को दूसरे व्यक्ति में आप चढ़ा रहे हैं, तो उसका ब्लड मिल गया किसके? एक स्वस्थ शरीर में, तो उसका ब्लड का मिल जाना, उसके शरीर का वायरस HIV जो है इसमें आ जाएगा। तो इसमें जब आ जाएगा तो वह व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा? बोलिए, इसका ऑप्शन ये होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रुधिर आदान से। आगे देख लेते हैं, साझे कंघे का प्रयोग से एड्स का मरीज कंघी कर रहा है और वही कंघी आप लेके भी कर लिए तो आपको एड्स नहीं होगा। मच्छर के काटने से,
तो मच्छर काटने से भी नहीं हो सकता है, बहुत मामूली सा केस बन सकता है थोड़ा बहुत। तो इसका ऑप्शन नंबर रुधिर आदान हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। आइए आगे, एड्स के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दे दें आपको कि एड्स अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। और एड्स सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। और एड्स 7 खाने 7 सोने 7 की कंघी को यूज करने से फैलता नहीं है, बल्कि ये रुधिर के आदान प्रदान से होता है, जो है गलत संबंध से फैलता है। तो एड्स इसके कारण हो सकता है, और एक साथ खाने एक साथ बैठने सोने से नहीं फैलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिखा गया है कि भ्रांतियां आप अक्सर करके सुने होंगे कि हमारे समाज में, हमारे दैनिक जीवन में आप अक्सर गांवों में सुनते होंगे, शहरों में सुनते होंगे कि उस महिला को केवल लड़की ही लड़की हो रही है, उस महिला को केवल लड़का लड़का ही हो रहा है, उस महिला का दोष है, उस फीमेल का दोष है। लेकिन साइंस इसको आपको उत्तर दे रहा है, और उत्तर आप ही देंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द बिलीव दैट द मदर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज द चाइल्ड। कह रहा है कि यह मानना है कि माँ ही बच्चे के लिंग के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है, यह गलत है। यह बात क्या है? गलत है। आप भी जानिए कि बात क्या है, गलत है। तो इसका कारण क्या है गलत होने का, सच्चाई क्या है? आप लोग भी भ्रमित न रहें कि केवल महिला ही जिम्मेदार है उस बच्चे को जो है लिंग निर्धारण करने के लिए, कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ऐसा नहीं है। लिंग निर्धारण के लिए माता पिता दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसमें खास करके पिता होता है। कौन होता है? पिता। क्योंकि 23वां जोड़ी जो होता है, जो गुणसूत्र होता है मनुष्य का, वह एक्स और वाई होता है, और उसी वाई की वजह से क्या होता है, लड़के का जन्म होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। बच्चा केवल मां से ही गुणसूत्र प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। केवल बच्चा मां से ही गुणसूत्र नहीं प्राप्त करता है, बल्कि वह क्रोमोजोम जो है एक पिता से लेगा और एक माता से लेगा। एक माँ और एक पिता का गुणसूत्र जब मिलता है तो उस बच्चे का निर्धारण होता है। अगर माता का यक्स और पिता का यक्स ये दोनों मिला तो लड़की पैदा होगी। अगर माता का यक्स पिता का वाई मिल गया तो क्या होगा? लड़का जनरेट होगा। लेकिन माता के पास वाई नहीं है, केवल और केवल क्या है? यक्स ही है। तो लड़के का निर्धारण करना वो किस पर जिम्मेदारी है? एक पिता पे जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? पिता, फादर। अरे माँ के शरीर के भीतर बढ़ता है, पनपता है, यही देखिए कारण है। लोगों में यही जो है भ्रांतियां फैली हुई हैं कि क्योंकि बच्चा का जन्म माता से होता है, माता के पेट में पलता है, बड़ा होता है, पोषण लेता है उसी में, इसलिए माता ही निर्धारण करती है, यही लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल पालती पोसती है, अपने गर्भाशय में पालन पोषण करती है उसका। लिंग निर्धारण तो शुरू में ही हो गया, जब क्रोमोजोम्स, जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसी समय लिंग निर्धारण हो गया कि लड़का होगी कि लड़की होगी। तो इसका कारण ये नहीं हो सकता है। बच्चा एक गुणसूत्र मां से प्राप्त करता है और दूसरा पिता से। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। एक गुणसूत्र पिता से और एक गुणसूत्र मां से प्राप्त करती है, ये बात बिल्कुल सही है। यही इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। आइए अगली बात, ये लिखा है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड। करा कि ये एक भूमि पर अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगाने की तकनीकी को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आप तो ये भी जाना कि अलग अलग क्यों फसल उगाया जा रहा है। अलग अलग फसल इसलिए उगाया जाता है क्योंकि उस भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म ना हो जाए, फर्टिलाइजिंग पावर जो है खत्म ना हो जाए, इसलिए अलग अलग फसलों को हम बोते रहते हैं। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ताकि उस भूमि की उर्वरक क्षमता क्या रहे? बनी रहे। ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने एक स्पेक्ट्रल को किया भी था। लिखा है टू ऑब्जेक्ट रिपेल, सॉरी अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कुड बी ड्यू टू द। करा कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह किसके द्वारा हो सकता है? क्या होता है? ऑप्शन दिया है। पहला फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, फ्रिक्शनल फोर्स ओनली।
कह रहा है यह घर्षण बल के द्वारा होता है, तो घर्षण बल में ये नहीं है सिस्टम। घर्षण बल में रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि घर्षण बल गति का विरोध करता है। गति का विरोध करने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसको अपोज करेगा, उसके विपरीत दिशा में लग करके उसको रोकने की कोशिश करेगा। अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हो सकता है, क्योंकि अगर सेम चार्जेज होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट चार्जेज होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ओनली। कह रहा कि मैग्नेटिक फोर्स से भी हो सकता है, अगर सेम पोल होगा तो रिपल्सन होगा, और सेम पोल नहीं होगा तब अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों में चीजें हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, आइदर अ मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बोलिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ ये सही होगा। ये प्रेशर है, फोर्स एंड प्रेशर वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बता दें कि लिखा है फिगर शोज अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर। कह रहा कि इसमें एक बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, उस बर्तन में तीन वस्तुएं हैं, ए बी और सी। ए है, बी है और सी है। तो इस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं, ये बताना आपको है। तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट कर देते हैं कि कौन सा चैप्टर है। तो आपको बता दें कि ये फार्मूला एच बराबर पी बराबर एच इंटू डी इंटू जी से है, वेयर एच इज द हाइट ऑफ वाटर एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डी इज द ग्रेविटी। बोलिए। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, आप पानी में गहराई में जाते जाएंगे, उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे कम हाइट किसकी है, ए की। किसकी है, ए की। इसकी एच है, मतलब इतना ही है। तो प्रेशर सबसे कम किसका होगा, ए का। ठीक है, बोलिए। सबसे कम प्रेशर किसका हो जाएगा भाई, ए का। फिर इसके बाद हाइट किसकी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी, बी की। तो इससे ज्यादा प्रेशर किसका हो जाएगा, बी का। और सबसे अधिक हाइट किसकी है, सी की। तो सबसे अधिक प्रेशर किसका हो जाएगा, द प्रेशर ऑफ सी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी एंड प्रेशर सबसे ज्यादा सी का होगा और सबसे कम किसका होगा, अब बीच में कौन होगा, बी। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, बोलिए। ये ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ टॉय कार रिलीज विथ द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फारदेस्ट ऑन। कौन से सरफेस पर अगर एक खिलौने को सेम स्पीड से छोड़ दिया जाए तो किस सरफेस पर ज्यादा दूरी तय करेगी। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन फ्रिक्शन से है। किससे है? तो जिस सरफेस का फ्रिक्शन सबसे कम होगा वह खिलौना उस सरफेस पर ज्यादा दूरी तय करेगी। तो आप देख लीजिए, सरफेस के बारे में समझ लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले लिखा गया है अ मडी सरफेस, मिट्टी की कच्ची सतह। फिर लिखा है पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, मार्बल है और भी पॉलिश किया गया है। फिर लिखा गया है सीमेंटेड सरफेस, सीमेंट वाला सरफेस है, और एक ईंटे वाला सरफेस है। तो सबसे कम जो है फ्रिक्शन किसमें काम करेगा, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस में फ्रिक्शन कम होगा, तो वह वस्तु ज्यादा दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका, बोलिए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पॉलिश सीमेंट वाले पर। बस में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, साउंड से। समझते हैं। कह रहा कि द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। कह रहा कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस, प्रबलता, दो चीजें होती हैं, दो क्वालिटी होती हैं साउंड की, एक लाउडनेस और एक तारत्व, दो चीजें होती हैं। लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। अगर मान लीजिए कोई साउंड का एम्पलीट्यूड ये है, जैसे मान लीजिए कोई साउंड वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है, तो वाइब्रेशन जिसका ऐसे होगा, कम है, ये एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये धीमा सुनाई देगा। कैसा सुनाई देगा, धीमा। अगर इसी एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका, ये एम्पलीट्यूड है, आयाम है इसका,
ये जब बढ़ेगा ना तो उस साउंड की लाउडनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थात उसकी लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगा, इसके आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। ऑप्शन नंबर बोलिए ए। अगला क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं। ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, पहली ही लाइन है, साउंड चैप्टर का पहला ही लाइन है कि साउंड इज जनरेटेड बाय वाइब्रेशन। साउंड को वाइब्रेशन के माध्यम से ही जनरेट किया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक वाइब्रेशन नहीं तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये बात सही है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, सही बात है। ध्वनि संचरण के लिए, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के चलने वाला नहीं है। सबसे अधिक सॉलिड में, फिर इसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैस में। तो सबसे कम गैस में, सबसे ज्यादा सॉलिड में चलती है, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब लाइट और साउंड दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है, हमने बताया है सब सारी चीजें। करा कि ध्वनि तथा प्रकाश, साउंड और लाइट के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मीडियम के लिए, इसके लिए जो है मीडियम की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रकाश के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, लाइट के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। सबसे अधिक स्पीड साउंड की होती है, सॉरी लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड जो होती है 332 अर्थात 332 मीटर पर सेकेंड होती है। इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। किसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट को। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। समझ आ गया भाई। अगला क्वेश्चन, ये बूझो पहली की कहानी है, एक जनरल सा क्वेश्चन जो आप अपने प्रेजेंट माइंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट वाले चैप्टर से है। लिखा गया है कि बूझो की चाची ने उसके गांव के निकट विद्युत लेपन का एक कारखाना लगाया। उसके अंकल जी ने बूझो के गांव के बाहर एक क्या लगाते हैं, कारखाना लगाते हैं, इंडस्ट्री किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके सामानों को बेचने की एक कारखाना लगाते हैं। लेकिन उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट आएगा, केमिकल बनेगा, तो उसका रॉ मटेरियल के रूप में, सॉरी खराब अपशिष्ट पदार्थों के रूप में वो क्या होगा, वेस्ट के रूप में बाहर भी निकलेगा। तो उस वेस्ट को कहाँ निकालना है, ऑप्शन में दिया गया है। करा समीप के नदी में फेंक दिया जाए, समीप के नदी में फेंक देंगे तो समीप के नदी में क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, जिससे जीव जंतु, पीने वाले जानवर उसमें क्या हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। समीप के तालाब में, अगर समीप के तालाब में इसको फेंक दिया जाए तब भी दिक्कत होगा, वहां भी वाटर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि उस गांव के रहने वाले लोग किसी न किसी पानी के माध्यम से उससे जुड़े होंगे। कोई जीव जानवर जाकर पानी पी लिया, चाहे कोई भी चीज, तो वो प्रदूषित हो जाएगा। उसमें मछली पालन अगर हो रहा है तो वो भी प्रदूषित, मर जाएंगे सब। इसलिए समीप के आप नहीं फेंक सकते हैं तालाब में। समीप के मक्का के खेत में, अगर समीप के मक्का के खेत में अगर आप फेंक देंगे तो मक्का ही खराब हो जाएगा, उस भूमि की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, करा कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो जैसे कहेगी कि कहाँ फेंकना है आपको, जहाँ कहेगी वहीं पर आपको ले जाकर क्या करना पड़ेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक है आपका साइंस का क्वेश्चन 80 तक। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी ही जल्द आप लोग मिला करके अपना जो है डाउट क्लियर कर सकेंगे और अपना मार्क्स जो है देख सकेंगे कि हमने साइंस में कितना जो है मार्क ऑब्टेन किया है। धन्यवाद।